नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बैट गब्बर सर क्लास में। हमारा अगला टॉपिक है रैबिट। आज हम रैबिट के बारे में जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में जानेंगे। और आज जो भी डिस्कस करेंगे खरगोश के बारे में, वह जो है पूरी तरह से व्यावसायिक दृष्टि से भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आज आप हमारा टॉपिक अच्छे से ध्यान से सुनते हैं तो आप भी खरगोश पालन आसानी से कर सकते हैं। आज हम जानेंगे खरगोश की कितनी प्रजातियां होती हैं, कितने प्रकार की प्रजातियां होती हैं, जैसे कि मांस वाली और ऊन वाली। मांस वाली प्रजातियां अधिकतर पाली जाती हैं जो है मांस मांस के लिए, और ऊन वाली जो प्रजातियां हैं वह ऊन उत्पादन के लिए पाली जाती हैं। ठीक है, आज जानेंगे कि किस प्रकार से खरगोश को खाना दिया जाता है, पानी दिया जाता है, प्रकाश दिया जाता है। ठीक है, किस प्रकार के उपकरण खरगोशशाला में यूज किए जाते हैं, तो इन सभी के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, रैबिट फार्मिंग। सबसे पहले हम खरगोश की प्रजातियों के बारे में जानकारी लेंगे। तो खरगोश की जो प्रजातियां हैं, मांस वाली जो प्रजातियां हैं वह है ब्लैक ब्राउन, न्यूजीलैंड व्हाइट, ग्रे जेट, व्हाइट जेट, डच, सोवियत चिलचिला। ब्लैक ब्राउन जो प्रजाति है इसका वजन अधिकतम जो है 3.5 किलोग्राम होता है। न्यूजीलैंड व्हाइट, इसका वजन 3 किलोग्राम होता है। ग्रे जेट, इसका वजन 3.5 किलोग्राम होता है। और व्हाइट जेट, इसका वजन 4 किलोग्राम होता है। डच का वजन 3 किलोग्राम होता है। सोवियत चिलचिला का वजन 3.5 किलोग्राम होता है। इसमें आपने देखा व्हाइट जेट जो है इसका वजन सर्वाधिक होता है 4 किलोग्राम। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, यह मांस वाली प्रजातियां हैं जो कि अच्छा मांस उत्पादन करती हैं। मांस उत्पादन के लिए इन्हें व्यवसायिक दृष्टि से पाला जाता है। ठीक है, सबसे कम वजन की जो नस्ल है वह है न्यूजीलैंड व्हाइट, और सबसे अधिक वजन की जो नस्ल है वह है व्हाइट जेट। आगे बात करते हैं ऊन वाली प्रजातियां। इन प्रजातियों से हमें ऊन प्राप्त होता है। ठीक है, ऊन जो है साल में एक बार प्राप्त होता है, जैसे कि रसियन अंगोरा, इससे 200 से 300 ग्राम ऊन प्राप्त होता है पर ईयर। ब्रिटिश अंगोरा से 200 से 300 ग्राम पर ईयर ऊन प्राप्त होता है। जर्मन अंगोरा से 600 से 1000 ग्राम पर ईयर ऊन प्राप्त होता है। और ब्रिटिश रसियन से 300 से 350 ग्राम पर ईयर ऊन प्राप्त होता है। तो आपने देखा ब्रिटिश अंगोरा से सर्वाधिक ऊन प्राप्त होता है, और सबसे कम जो ऊन है रसियन अंगोरा और ब्रिटिश अंगोरा से लगभग 200 से 300 ग्राम पर ईयर ऊन प्राप्त होता है। अगर आपको लगता है कि आपको मांस उत्पादन के लिए नहीं पालना है रैबिट को, तो आप ऊन उत्पादन के लिए पाल सकते हैं और ऊन को सेल करके आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि खरगोश पालन से, खरगोश से जुड़े हुए हैं, इनकी बात करेंगे। तो इसमें है कि जब मादा खरगोश बच्चा देती है, तो पहले तो आप ध्यान रखें कि एक खरगोश 1 महीने के अंदर बच्चे दे देती है। मैक्सिमम जो है 31 दिन में खरगोश, जो मादा खरगोश होती है, वह बच्चे दे देती है, और साल में अधिकतम 11 बार बच्चे दे देती है। तो साल में 12 महीने होते हैं, हर महीने खरगोश बच्चा देती है, तो मैक्सिमम जो है 11 बार बच्चे हमें प्राप्त होते हैं। और एक बार जब खरगोश, मादा खरगोश बच्चा देती है, तो हमें एक बार में 7 से 10 बच्चे प्राप्त होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इनकी कुल की वृद्धि कितनी जल्दी होती है। 1 महीने में यह 7 से 10 बच्चे पैदा करती है, और जैसे ही बच्चे पैदा करती है उसके 24 से 25 घंटे बाद यह जो है इसका पुनः प्रजनन करवाया जा सकता है, पुनः इसको गर्भित किया जा सकता है, और अगले महीने इससे दोबारा से बच्चे लिए जा सकते हैं। तो यह आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों का जो वजन है 12 हफ्ते से या 3 माह में यह 2 किलो की हो जाती है, जिनको हम मार्केट में सेल कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। आगे बात करते हैं खरगोश का जो मांस है, इसमें जो है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा काफ़ी कम होती है, जो कि 20.8% होती है, जो कि अन्य जो मांस है जैसे कि चिकन हो गया, मटन हो गया, ठीक है, चेवन हो गया और पोर्क हो गया, इन सब में कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा होती है, इन सबसे कम कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमें खरगोश के मांस में मिलती है। ठीक है, इसका मांस अधिक पौष्टिक होता है, ठीक है, स्वादिष्ट होता है, और इसके मांस में जो प्रोटीन होता है उसकी मात्रा 13% होती है।
तो याद रखिएगा कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है 20.8% होती है और प्रोटीन की मात्रा 13% होती है। आगे बात करते हैं पशुशाला का जो निर्माण है, खरगोशशाला का जो निर्माण है, इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं इनकी बात करेंगे। तो पहले सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वह है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर खरगोश पालन के लिए टेम्परेचर जो है 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। अगर अधिक टेम्परेचर होता है तो खरगोश सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और टेम्परेचर का जो अंतर है, मान लीजिएगा अंदर का जो टेम्परेचर है, पशुशाला के जो अंदर का टेम्परेचर है और पशुशाला के जो बाहर का टेम्परेचर है, इन दोनों के बीच में 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा का अंतर डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं शाला की स्थिति की। तो शाला की स्थिति, खरगोश जो है काफ़ी शांति प्रिय प्राणी है, तो खरगोश के लिए शाला की स्थिति ऐसी जगह पर शाला होना चाहिए जहाँ पर शोर जो है कम से कम हो, रोड के ज़्यादा पास शाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जंगली जानवरों का जो है आवागमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुत्ते आदि से जो है सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि जो जंगली जानवर कुत्ते बिल्ली जो आएंगे तो वह खरगोश को परेशान करेंगे, जिससे खरगोश की वृद्धि सही से नहीं हो पाएगी। आर्द्रता और नमी की बात करें तो इसको कम करने के लिए एक शाला में एग्जॉस्ट फैन लगा होता है, जो कि नमी को, आर्द्रता को शाला से बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, एक एग्जॉस्ट फैन जो है 70 खरगोश के लिए पर्याप्त होता है। ह्यूमिडिटी की बात करें तो ह्यूमिडिटी 75% ह्यूमिडिटी की आवश्यकता होती है, जो कि बाहरी वातावरण से 5% से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रकाश की। तो प्रकाश जो है, लाइट जो है 16 घंटे प्रकाश की आवश्यकता खरगोश को पड़ती है। तो दिन में तो सूर्य से हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी खरगोश के लिए, खिड़की और दरवाजों के माध्यम से जो है सूर्य का प्रकाश अंदर आएगा। पर जो रात के लिए हमें 100 वाट का बल्ब या 40 वाट का बल्ब यूज करना होता है, जो कि 3 मीटर ऊपर लगाना चाहिए। ठीक है, पशुशाला का जो फर्श है उससे 3 मीटर ऊपर हमें 100 वाट का या 40 वाट का बल्ब लगाना चाहिए। अगर हम स्थानीय उपयोग की वस्तुओं का काम में लें, जो स्थानीय उपयोग की जो वस्तुएं होती है जैसे कि बांस हो गए, खपच्चियाँ हो गई, ठीक है, या आसपास जो हमारा किचन का जो बचा हुआ मटेरियल होता है, साग सब्जियों के जो पत्ते होते हैं, ठीक है, इन सब का अगर हम यूज करें तो हमें खरगोश पालन काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, और हज की बात करें तो हज क्या है? हज की बात करें तो हज खरगोश का पिंजड़ा है। खरगोश का जो पिंजड़ा होता है इसे हम हज कहते हैं, और यह जो है लकड़ी का या तार का बना हुआ हो सकता है। ठीक है, इसमें याद रखने वाली बात यह है कि इसका जो माप है यह 32 गुणा 24 गुणा 18 इंच का होता है। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई इसकी 32, 24, 18 इंच होती है। इसको याद रखिएगा, यह क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, तार से अगर हम हज का निर्माण करते हैं तो इसके लिए 14 से 16 बोध का तार हम यूज करते हैं। इसमें जो छेद होता है, हज का जो छेद होता है जिससे कि खरगोश को निकाला जाता है या अंदर भेजा जाता है, इसका जो माप होता है वह 2 गुणा 0.5 इंच होता है। इसको भी आप याद रखिएगा। आगे बात करते हैं पिंजरे या केज। पिंजरे या केज का उपयोग बड़े जो व्यावसायिक फार्म होते हैं, जो बड़े फार्म होते हैं, वहाँ पर पिंजरे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब जो है शाला में उपयोग किए जाने वाले उपकरण, जो खरगोशशाला होती है वहाँ विभिन्न प्रकार के जो उपकरण का उपयोग किया जाता है उनकी बात करें तो उसमें सबसे पहले तो है पानी का बर्तन। पानी का बर्तन जे शेप की बोतल होती हैं। ठीक है, जे शेप की बोतल होती हैं इस प्रकार से, इनमें ऊपर ढक्कन लगा रहता है और इसमें पानी भरा होता है। ठीक है, तो यहाँ से पानी पी लेता है खरगोश, तो और जितना पानी खर्च होगा तो यहाँ से दोबारा से इसमें भर जाएगा। तो जे शेप की बोतल का हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बॉक्स की बात करें, नेक्स्ट बॉक्स जो शाला में उपयोग करते हैं, इसमें जो है गर्भवती मादा को रखा जाता है। गर्भवती मादा को इस नेक्स्ट बॉक्स में रखा जाता है, जिससे जो दूसरे खरगोश हैं उनसे गर्भवती मादा का बचाव हो सके और उसकी सही से देखभाल की जा सके। तो नेक्स्ट बॉक्स के माप की बात करें तो वह है 20 गुणा 12 गुणा 9 इंच। तो यह आप याद रखिएगा, नेक्स्ट बॉक्स का जो माप होता है वह है 20 गुणा 12 गुणा 9 इंच। ठीक है, यह
नेक्स्ट बॉक्स का माप है। स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर की बात करें तो जब अधिक गर्मी पड़ती है तब हम स्प्रिंकलर का यूज करते हैं। इससे पानी का छिड़काव शाला के विभिन्न जैसे खिड़की दरवाजे पर किया जाता है, जिससे कि टेम्परेचर को कम किया जा सके। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट जो बॉक्स होता है इसका उपयोग खरगोश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता है। इसके माप की बात करें तो यह है 12x12x14 इंच। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा। पेन बैलेंस की बात करें तो पेन बैलेंस पशु का वजन ज्ञात करने के लिए पेन बैलेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, जो खरगोशशाला होती है उसमें दांत काटने के औजार भी रखने चाहिए। ठीक है, किलो लैंप का उपयोग हम पशुशाला को निर्जीवीकृत करने के लिए करते हैं। किलो लैंप का उपयोग हम खरगोशशाला को निर्जीवीकृत करने के लिए किलो लैंप का उपयोग करते हैं। और दाना, ठीक है, पिंजरे का जो वेस्ट मटेरियल है और इनका परिवहन करने के लिए हम कार्ड का उपयोग करते हैं। आगे बात करते हैं खरगोश को पहचानने के लिए जो तरीके हम काम में लेते हैं वह है टैटूइंग और टैगिंग। ठीक है, खरगोश को पहचानने के लिए जो तरीके यूज किए जाते हैं, टैटूइंग की बात करें तो टैटूइंग ऐसा तरीका है जिसमें जो खरगोश का कान होता है उसके अंदर वाली साइड पर स्याही से जो है मार्क किया जाता है, जो है अंक अंकित किए जाते हैं, लेटर लिखे जाते हैं, तो जिसे हम टैटूइंग कहते हैं। और टैगिंग की बात करें तो खरगोश के कान में जो है टैग लगाया जाता है जिसमें अंक लिखे होते हैं, नंबर लिखे होते हैं, तो इसे हम टैगिंग कहते हैं। इन दोनों विधियों का अधिकतम उपयोग किया जाता है। वहाँ के जो इसको जो है कलर के द्वारा भी पहचान सकते हैं। कलर के द्वारा पशु जो खरगोश होते हैं इन पर नंबर लिख दिए जाते हैं, गिनती लिख दी जाती है, लेटर लिख दिए जाते हैं। इस प्रकार से भी हम इनकी पहचान कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रतिदिन का जो आहार है। एक दिन का जो आहार है उसमें क्या क्या हमें खिलाना चाहिए और कितनी मात्रा में खिलाना चाहिए। तो एक दिन का जो आहार है इसमें क्रूड प्रोटीन की मात्रा 16 से 20% रखी जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्रूड प्रोटीन की मात्रा जो कितनी देते हैं खरगोश के लिए 16 से 20%। ठीक है, अब उम्र के हिसाब से दाना और दाना और घास दी जाती है। तो उम्र की बात करें 6 से 12 वीक, 6 से 12 वीक में जो है हम 50 ग्राम दाना देंगे और 80 ग्राम घास देंगे। ठीक है, और 13 से 24 वीक में हम 80 ग्राम दाना देंगे और 100 ग्राम घास देंगे। वयस्क के लिए, एडल्ट के लिए 120 ग्राम दाना देंगे और इतना ही 100 से 150 ग्राम घास देंगे। गर्भवती मादा के लिए 240 ग्राम दाना देंगे और 150 से 200 ग्राम घास देंगे। तो यह याद रखिएगा। आगे बात करते हैं पानी की। तो एडल्ट के लिए जो है 500 ml पानी की आवश्यकता होती है एक दिन में। गर्भवती मादा के लिए एक दिन का जो पानी की आवश्यकता होती है वह है 600 ml और बच्चे वाली जो मादा होती है उसके लिए 3 से 4 लीटर एक दिन में पानी की आवश्यकता होती है। आगे गर्भकाल की बात हमने की। गर्भकाल इसका जो है 29 से 35 दिन के बीच में होता है। औसत गर्भकाल 31 दिन का होता है। ठीक है, अगर 31 दिन के बाद भी बच्चे नहीं होते हैं तो इनको ऑक्सीटोसिन का टीका दिया जाता है। ऑक्सीटोसिन यह हार्मोन है, इसका टीका या इंजेक्शन मादा खरगोश को दिया जाता है जिससे जो है बच्चे दे देती है। अगर तब भी बच्चे नहीं देती है, अगर टीका लगाने के बावजूद भी इसके बाद भी बच्चे नहीं देती है तो सिजेरियन सर्जरी के द्वारा बच्चों को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, अब गर्भ परीक्षण की बात करें कि गर्भ परीक्षण हम कैसे करेंगे। तो गर्भ परीक्षण पाल्पेशन विधि के द्वारा किया जाता है। इस विधि में जो है पाल्पेशन विधि में हम 12 से 14 दिन का भ्रूण आसानी से महसूस कर सकते हैं। ठीक है, और 15 दिन के बाद हम गर्भ परीक्षण नहीं करते हैं। 15 दिन के बाद गर्भ परीक्षण क्यों नहीं किया जाता है? अगर हम 15 दिन के बाद गर्भ परीक्षण करेंगे तो जो बच्चे होते हैं उनको चोट लगने की संभावना अधिक हो जाती है। अगर हम 12 से 14 दिन में खरगोश का जो है गर्भ परीक्षण करेंगे तो उसमें हमें क्या महसूस होगा? एक तो जो है संगमरमर की गोली की तरह कतार में हमें बच्चे जो भ्रूण होते हैं वह महसूस होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम गर्भ परीक्षण करेंगे। अब बात करते हैं 27 से 28 दिन बाद जो है गर्भवती मादा को नेक्स्ट बॉक्स में रख देना चाहिए।
जब जो है गर्भवती माता बच्चा देने वाली होती है, जब 27 से 28 दिन का गर्भ हो जाता है, उसके बाद हम इसको नेक्स्ट बॉक्स में रख देते हैं। नेक्स्ट बॉक्स में हम 3 इंच मोटी जो है घास की परत डाल देते हैं। इसमें जो है घास फूस की परत ही डालते हैं, क्योंकि जो है कई लोग कभी जो है रुई रुई जो होती है, जो कॉटन होता है, कपड़े होते हैं, इनको डाल देते हैं, पर ये जो है गलत है, इसको नहीं डालना चाहिए। नेचुरल जो हमारी घास फूस है इसको डालना चाहिए। अगर हम कपड़े आदि डालेंगे तो खरगोश उसको खाएगा, ठीक है, या उसमें फंस करके उसको अपने शरीर को वह नुकसान भी पहुंचा सकता है। आगे बात करते हैं, खरगोश के जो बच्चे होते हैं यह बाल रहित होते हैं और इनकी आंखें भी बंद होती हैं। तो 4 से 5 दिन में तो इनके बाल आने शुरू होते हैं और 14 दिन बाद इनकी आंखें खुलती हैं, ठीक है। तो 3 सप्ताह में, जब 3 सप्ताह की उम्र होती है, तब यह नेक्स्ट बॉक्स से निकलकर इधर उधर घूमने लगती है। तो याद रखिएगा, 4 से 5 दिन में इनके बाल आना चालू होते हैं, शुरू होते हैं, 14 दिन बाद इनकी आंखें खुलती हैं और 3 सप्ताह बाद, ठीक है, लगभग 21 दिन बाद यह जो है घूमने फिरने लगते हैं। आगे बात करते हैं फोस्टरिंग की। तो फोस्टरिंग क्या होता है? फोस्टरिंग फोस्टरिंग जो है, फोस्टरिंग किसे कहते हैं? फोस्टरिंग जो है, जब कोई मादा खरगोश बच्चा देती है और बच्चा देने के बाद उसकी किसी कारणवश डेथ हो जाती है, तो जो बच्चे होते हैं उनको ऐसी मादा के पास रख दिया जाता है जिसने कम बच्चे दिए हो, ठीक है, इसे हम फोस्टरिंग कहते हैं। तो आप समझ चुके हैं फोस्टरिंग क्या होता है। अगर किसी कारणवश मादा खरगोश की मृत्यु हो जाती है तो उसके बच्चों को एक ऐसी मादा खरगोश के पास रख दिया जाता है जिसने कम बच्चे दिए हों, इसे हम फोस्टरिंग कहते हैं। वीनिंग की बात करें तो वीनिंग आप सभी जानते हैं। वीनिंग जो है, खरगोश को उसकी माँ से अलग किया जाता है, इस प्रक्रिया को हम वीनिंग कहते हैं। यह प्रक्रिया जो है 8 से 10 सप्ताह के बाद हम जो है खरगोश के बच्चों को मादा खरगोश से अलग कर देते हैं, ठीक है। अलग करने का पर्पस यह होता है कि इनकी वृद्धि जो है तेज हो जाती है, ठीक है। और जो शाला में अनावश्यक खरगोश होते हैं, ठीक है, जो जिनमें किसी प्रकार की डिफिकल्टी होती है, उनको हम शाला से हटा देते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारा व्यय जो है कम हो। जो उनको दाना देने का जो खर्च है, जो खान पान का जो खर्च है, उसको कम किया जा सके, ठीक है। अब एक कंडीशन होती है बालों का झड़ना, जो कि एक उम्र विशेष में यह प्रक्रिया होती है, जो कि 2 माह से आरंभ होकर 4 से 6 माह में समाप्त हो जाती है। तो इससे घबराना नहीं है कि आप देखते हैं आपके खरगोश जो है एकदम से बाल झड़ने लगते हैं उसकी, तो ये जो है नेचुरल है। 2 माह से 4 से 6 माह के बीच में यह प्रक्रिया होती है। बस ध्यान यह रखना है कि जब मादा खरगोश जो है या नर खरगोश जो है, यह जो है बाल झड़ने लगते हैं, इनके बाल जब झड़ने लगते हैं तब इनका खान पान अच्छा किया जाता है और दानों की मात्रा, कंसंट्रेट की मात्रा बढ़ा दी जाती है, ठीक है, जिससे इनको उचित पोषण प्राप्त हो सके। आगे बात करते हैं इनका जो शरीर होता है, उनके जो महत्वपूर्ण मापदंड हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन रेट की बात करें, श्वसन दर की बात करें, तो 51 या 32 से 60 पर मिनट, 1 मिनट में जो है 32 से 60 बार एक खरगोश जो है सांस लेता है, रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। हार्ट रेट की बात करें तो यह 120 से 130 पर मिनट होती है। और ब्लड के पीएच की बात करें तो यह 7.35 होता है। ब्लड की मात्रा की बात करें तो यह 55 से 57 ml पर किलोग्राम होती है। ब्लड प्रेशर की बात करें तो यह 110/80 mmHg होता है। गेस्टेशन पीरियड की बात करें तो 29 से 35 दिन या औसत 31 दिन होता है, ठीक है। गेस्टेशन पीरियड, इसे हिंदी में हम गर्भकाल भी कहते हैं। ब्लड में ग्लूकोज के लेवल की बात करें तो यह 50 से 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, ठीक है। ब्लड में आरबीसी की बात करें, ब्लड में जो है आरबीसी की बात करें तो यह 3.8 से 5.8 मिलियन होती है। हीमोग्लोबिन की बात करें तो यह जो है 11.6 से 12.7 ग्राम पर ml होती है, ठीक है। और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो यह 39.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यह जो है इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, इनको याद रखिएगा, जैसे कि रेस्पिरेशन रेट 51
परमानेंट होती है। हार्ट रेट 120 से 130 परमानेंट होती है। ब्लड का पीएच 7.35 होता है। ब्लड की मात्रा 55 से 57 ml पर किलोग्राम होती है। ठीक है, 1 किलोग्राम का अगर खरगोश है तो उसमें ब्लड की मात्रा 55 से 57 ml होगी। ब्लड प्रेशर की बात करें तो यह जो है 110/80 mmHg होता है। गेस्टेशन पीरियड गर्भकाल 29 से 35 दिन या फिर 31 दिन होता है। 31 दिन होता है। ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा की बात करें तो 50 से 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। और ब्लड में आरबीसी की बात करें तो 3.8 से 5.8 मिलियन पर ml होती है। हीमोग्लोबिन की बात करें तो 11.6 से 12.7 ग्राम पर ml हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो यह होता है 39.5 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे बात करते हैं खाद्य सामग्री की। तो खाद्य सामग्री को हमने जो है 3 प्रकार से बांटा है। एक तो जो है ऊर्जा के स्रोत और प्रोटीन के स्रोत और मिनरल्स। तो ऊर्जा के स्रोत जो है इसमें अनाज दिया जाता है। अनाज में जो है मक्का, गेहूं, जौ, जई, राई आदि दिया जाता है। साथ ही गुड़, तेल, धान का चोकर, भूसी आदि दी जाती है। प्रोटीन के स्रोत की बात करें तो इसमें सोयाबीन मील, कपास की खली, अलसी की खली, तिल की खली और मूंगफली की खली दी जाती है। ठीक है, जितने भी प्रकार की खली हैं यह जो है प्रोटीन का मुख्य स्रोत होती हैं। सोयाबीन मील, कपास की खली, अलसी की खली, तिल की खली, मूंगफली की खली। ठीक है, और हमने देखा जितने भी प्रकार के अनाज होते हैं यह ऊर्जा का स्रोत होते हैं, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होते हैं। इसमें जो है मक्का, गेहूं, जौ, जई, राई आदि आते हैं। साथ ही साथ गुड़, तेल, धान का चोकर, भूसी आदि का उपयोग करते हैं। मिनरल्स की बात करें तो इसमें चूने का पत्थर, डाई कैल्शियम फास्फेट, आयोडीन, नमक, लवणों का मिश्रण आदि का उपयोग किया जाता है। खरगोश की पाचन क्रिया की बात करें तो खरगोश जो भोजन खाता है दांत से चबाता है, उसके बाद भोजन जो है आमाशय में जाता है। आमाशय में पेप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन का पाचन करता है। आमाशय में यह जो पेप्सिन एंजाइम है यह प्रोटीन का पाचन करता है। उसके बाद भोजन छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज जो है भोजन को और तोड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद छोटी आंत के ही जो भाग हैं जेजुनम और इलियम, यहाँ पर भोजन का अवशोषण होता है। और जिस भोजन का अवशोषण नहीं हो पाता है वह अपचित भोजन सीकम के द्वारा जो है बाहर निकल जाता है। आगे बात करते हैं देह भार के हिसाब से ऊर्जा की आवश्यकता TDN। तो देह भार के हिसाब से पशुओं को कितनी ऊर्जा और TDN की मात्रा देनी चाहिए इसकी बात करते हैं। तो अगर मान लीजिएगा 1.70 किलोग्राम खरगोश का वजन है तो 80 किलो कैलोरी ऊर्जा और 50% जो है TDN की आवश्यकता होगी। 2.5 किलोग्राम अगर वजन है तो 100 किलो कैलोरी ऊर्जा और 60% TDN। 2.95 किलोग्राम अगर वजन है तो 140 किलो कैलोरी एनर्जी और 78% TDN। और 3.96 किलोग्राम अगर वजन है तो 180 किलो कैलोरी एनर्जी और 100% जो है TDN की आवश्यकता होगी। टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो याद रखिएगा। इस प्रकार जो है हमने रैबिट जो टॉपिक है इसको देखा। आपसे उम्मीद है आप इसको सही से देखेंगे, इसको याद करेंगे। आगे का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह होगा हॉर्स। ठीक है, उसके बाद होगा पिग। इन सब के बारे में हम जानेंगे। हॉर्स का जो आहार है, ठीक है, इनकी जो प्रजातियां हैं, ठीक है, इनका जो रख रखाव है, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो धन्यवाद। और आप सभी से निवेदन है हमारी क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट हमसे जुड़ सकें और हमें मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू।